हेलो एंड वेलकम एवरीवन टू वीवी सर्विसेज। आज हम मार्केटिंग मैनेजमेंट की थर्ड यूनिट का नया टॉपिक पढ़ने वाले हैं, दैट इज ब्रांडिंग डिसीजन। ब्रांडिंग डिसीजन से पहले हमें समझना चाहिए था कि ब्रांड क्या है। ब्रांड इज बेसिकली व्हाट द कस्टमर परसीव्स ऑफ योर पर्टिकुलर प्रोडक्ट या सर्विसेज। जैसे कि अगर हम बड़े बड़े बिग जाइंट्स ब्रांड की बात करें इंडिया में, जैसे कि रिलायंस है, टाटा है, और ये क्या है, बड़े बड़े ब्रांड्स ऑलरेडी मेड अप ब्रांड्स हैं जिनकी ऑलरेडी मार्केट में बहुत ज़्यादा वैल्यू है। तो वो वैल्यू किस तरीके से बनी है और वो किन ब्रांडिंग डिसीजंस की वजह से आज वो ब्रांड एस्टैब्लिश हो पाए हैं। और बहुत सारे मार्केट में ऐसे भी ब्रांड्स हैं जिनको आज हम लोकली जानते भी नहीं हैं। बहुत सारे हम लोकल ब्रांड्स से डे टू डे बेसिस पे हम परचेज करते हैं या फिर हम उन्हें देखते हैं, बट हम उनको इग्नोर कर देते हैं बिकॉज दे आर नॉट एन एस्टैब्लिश ब्रांड। उनके ब्रांडिंग डिसीजंस में शायद कुछ लैक किया होगा, उनकी शायद एडवर्टीजमेंट में कुछ लैक किया होगा, जिसकी वजह से वो ज़्यादा बहुत बड़े एस्टैब्लिश ब्रांड नहीं बन पाए। बट स्टिल दे आर अ स्मॉल ब्रांड बिकॉज जो आपके मान लीजिए आप कोई कपड़े खरीदने जा रहे हैं, तो अगर आपके कपड़ों के ऊपर कोई एक स्टिकर लगा हुआ है, वो स्टिकर उसके ब्रांड के बारे में बताता है, दैट व्हाट काइंड ऑफ अ ब्रांड इट इज़। इट कैन बी अ लोकल ब्रांड, इट कैन बी अ नेशनल ब्रांड, इट कैन बी एन इंटरनेशनल ब्रांड डिपेंडिंग ऑन इट्स वैल्यू, परसीव्ड वैल्यू। नेक्स्ट, व्हाट आर द काइंड्स ऑफ ब्रांड। फर्स्ट इज द कॉइन्ड ब्रांड। कॉइन्ड ब्रांड मतलब बेसिकली व्हाट द नेम सजेस्ट, जनरल नेम परसेप्शन, जिसके लिए जिस नाम से हो सकता है कि वो आपको रिलेटेबल दिखे या नहीं दिखे। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं अगर इन्फोसिस का नाम लूँगा तो इन्फोसिस से आपको याद आ जाए कि दैट इट्स एन आईटी कंपनी। अगर मैं विप्रो का नाम लूँगा देन आपको शायद याद आ जाए कि वो इट्स एन आईटी कंपनी। अगर मैं HUL का नाम लूँगा तो आप उससे रिलेट कर सकते हो। अगर मैं एयर इंडिया का नाम लूँगा तो आप प्रोडक्ट को रिलेट कर सकते हो। सो जब आपको मैं किसी ब्रांड का नाम बता रहा हूँ और आप उससे रिलेट कर पा रहे हो कि वो कौन से प्रोडक्ट को बिलोंग कर रहा है, बिकॉज ऑफ इट्स ब्रांड वैल्यू, जो उन्होंने कंपनी ने उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को कॉइन किया है टर्म, उन्होंने खुद वो ब्रांड बनाया है। Infosys does not mean IT, HUL does not mean FMCG, ITC does not mean cigarette company, so एयर इंडिया ऑल्सो डजेंट मीन एयरलाइन, बट उसने इतने सालों में मिलके अपने खुद का ब्रांड बनाया उस पर्टिकुलर टर्म से, जो हमने इतने सालों से समझा है कि हाँ इस इन्फोसिस का मतलब IT कंपनी ही है। नेक्स्ट, सजेस्टिव ब्रांड। सजेस्टिव ब्रांड एज सच जो आपको डायरेक्टली कंपनी के बारे में बताता है, कंपनी के प्रोडक्ट के बारे में जो आपको बताता है। आपको जनरल डिटेल्स मिल सकते हैं कि अगर हम ये वाले प्रोडक्ट यूज़ करूँगा तो इससे मुझे सो एंड सो परसीव्ड वैल्यू मिलेगी। फॉर एग्जांपल, जैसे कि टूथपेस्ट में दंत कांति आता है, तो आपको अगर कोई आपको दंत कांति अगर प्रोडक्ट समझ में आ रहा है, तो अगर आपको बहुत अच्छे से अगर हिंदी नहीं आती तो भी आप समझ जाओगे दंत मीन्स इट इज़ समथिंग रिलेटेड टू टीथ एंड कांति मीन्स बेसिकली समथिंग रिलेटेड टू डिजीज और पेन और समथिंग लाइक दैट। सो बेसिकली टू दंत कांति हो, जरूरी नहीं है कि सबको हिंदी में मतलब समझ में आए दंत कांति का, बट आप दंत से समझ जाओगे दैट कि हाँ ये प्रोडक्ट पर्टिकुलरली टीथ से ही रिलेटेड है, इसको मैं सर हेयर जेल बना के नहीं लगा सकता हूँ। नेक्स्ट इज डिस्क्रिप्टिव, जहाँ पे आपको सिर्फ नाम के बारे में पता नहीं चल रहा, आपको सिर्फ प्रोडक्ट के बारे में पता नहीं चल रहा, बट उस प्रोडक्ट के साथ साथ उसके फीचर्स के बारे में ही पता चलता है। जनरली जैसे कि D इक्वल टोटल आता है, तो वो आपको पूरे एडवर्टीजमेंट में आपको पूरे समझा देते हैं कि वो यूज़ क्यों किया जाता है। उसके मतलब में उसका नाम नहीं छुपा है, या उसके नाम में जो ब्रांड उसका है उसमें उसका मीनिंग नहीं छुपा है, बट आपको वो चीज़ समझ में आ रही है। सिमिलरली कुछ ऐसे जब हम टूथपेस्ट यूज़ करते हैं ना, टूथपेस्ट के नाम को आगे ऐड कर देते हैं, जैसे कोलगेट के आगे काफ़ी सारे स्लैंग्स ऐड कर देंगे जिसके थ्रू आपको पता चल जाए कि इससे क्या वैल्यू ऐड हो रही है उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट में। हम जैसे बिस्किट्स लेने जाते हैं तो उसमें आता है चॉकलेट क्रीम बिस्किट, तो वहाँ पे आपको अगर सिर्फ हम चॉकलेट रख देते तो आपको ऑब्वियसली पता नहीं चलता कि वो बिस्किट है। अगर सिर्फ क्रीम नाम रख देते तो भी पता नहीं चलता कि उस बिस्किट वो बिस्किट का प्रोडक्ट है, बट अगर उसको बोलना चॉकलेट क्रीम बिस्किट तो आपको ये चीज़ समझ आएगी दैट इट्स अ बिस्किट, उसके अंदर चॉकलेट फिल्ड क्रीम भी है साथ में अवेलेबल। तो वो डिस्क्रिप्टिव हो जाता है कि आपको प्रोडक्ट के बारे में पूरे उसके फीचर्स और डिटेल्स पता चल रहे हैं वहाँ पे। नेक्स्ट इज आर्बिट्री। आर्बिट्री का मतलब जब ब्रांड का उसके मीनिंग से कोई भी रिलेशन नहीं होता है। इसका सबसे कॉमन एग्जांपल है जैसे मैगी। मैगी सुन के जब मैं समझ में आया था कि हाँ हम नूडल्स की बात कर रहे हैं, बिकॉज मैगी इज़ अ वेरी बिग ब्रांड, इट्स अ जायंट ब्रांड, बट डज मैगी मीन्स नूडल? नो, मैगी डज नॉट मीन्स नूडल। अगर हम उसका इंग्लिश टर्म का मतलब निकालेंगे तो उसका नूडल से कोई रिलेशन नहीं है, बट वो एक आर्बिट्री वर्ड था, एक ऐसे ही एक स्लैंग वर्ड था दैट वाज ईजिली प्रोनाउंसेबल, और जिसको हम अच्छे तरीके से ऑब्वियसली नेस्ले ने बहुत अच्छा ब्रांड बना दिया है, बट मैगी एज सच डज नॉट मीन्स नूडल।
नेक्स्ट कमिंग ऑन टू द गुड ब्रांड, किसको हम गुड ब्रांड बोल सकते हैं, या फिर अगर हम अपनी कंपनी का ब्रांड बनाना चाहते हैं तो उसके लिए हमें क्या क्या फीचर्स ध्यान में रखने पड़ेंगे, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होने चाहिए एक गुड ब्रांड के। सबसे पहले दैट इट शुड बी ईजी टू प्रोनाउंस। ईजी टू प्रोनाउंस एज एन कि जैसे अगर हम मैगी की बात करें, दैट मैगी इज़ वेरी ईजी टू प्रोनाउंस, बट इट्स नॉट अ वेरी डिफिकल्ट वर्ड। अगर हम घर पे हमारे छोटे बच्चे भी होते हैं तो छोटे बच्चे भी ईजिली प्रोनाउंस कर लेते हैं कि हमें मैगी खानी है, और मैगी का डायरेक्ट परसेप्शन हो जाता है नूडल्स के साथ में। हम अगर यिप्पी की बात करें तो यिप्पी इज़ नॉट अ बिग brand as much as Maggi is, though noodles are very famous in India, but noodles in the name of Maggi only, not as such from Yippee. नेक्स्ट इट शुड बी ईजी टू रिमेंबर, बिकॉज जब आप ब्रांड बनाते हो तो ब्रांड से आप मेन जो उनसे फीचर्स जो होते हैं, उसके जो गुड कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, उसमें हमें ये चीज़ समझ में आता है जो मेन एडवांटेज होगा उससे कि ब्रांड लॉयल्टी बने, कस्टमर्स रिपीट करके आपके पास वापस आए। और कस्टमर वापस कब आएगा, जब आपका नाम जो है, जो आपका ब्रांड है वो ईजी टू रिमेंबर होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको बोलूँ प्रॉक्टर एंड गैम्बल, नोबडी इज गोना रिमेंबर प्रॉक्टर एंड गैम्बल, बट उन्होंने शॉर्ट फॉर्म में उनका जो ब्रांड नेम है वो उसका जनरली PNG है, बट PNG मोस्ट ऑफ द पीपल डज नॉट नो दैट PNG स्टैंड्स फॉर प्रॉक्टर एंड गैम्बल। सिमिलरली ऐसे बहुत सारे स्लैंग वर्ड्स होते हैं, बहुत सारे एक्रोनिम्स यूज होते हैं जो कि ईजिली प्रोनाउंसिएबल होते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे हम ओयो की बात करें तो ओयो भी बहुत ईजी अच्छा ब्रांड बन चुका है, बट इट्स अ वेरी ईजी शॉर्ट एक्रोनिम। इट डज नॉट मीन कि ओयो का कोई वर्ड है, ओयो डज नॉट इवन देयर इज नो वर्ड इन डिक्शनरी एज वेल। ओयो एक का फुल फॉर्म है ऑन योर ओन, बट ऑब्वियसली अगर वो अपना ब्रांड का नाम रख देते ऑन योर ओन तो कोई भी शायद उसको याद नहीं रख पाता। ओयो इज़ अ वेरी सिंपल वर्ड, वेरी कैची वर्ड, ईजी टू प्रोनाउंस, ईजी टू रिमेंबर, इस वजह से उसने ब्रांड मेकिंग में और ज़्यादा हेल्प करी है। नेक्स्ट राइट कोनोटेशन, कोनोटेशन एज इन कि जो आर्बिट्री के अपोजिट होता है। जनरली हम सजेस्टिव वर्ड्स रखना चाहते हैं, सजेस्टिव ब्रांड्स रखना चाहते हैं जिसके थ्रू आप अपने प्रोडक्ट को रिलेट कर पाओ। फॉर एग्जाम्पल अगर हम एक रिलायंस की बात करें तो रिलायंस और पेट्रोलियम का कोई रिलेशन नहीं है, उनके वर्ड मीनिंग्स में कोई भी रिलेशन नहीं है, बट रिलायंस ने इतना बड़ा ब्रांड होने के बाद ऐसा क्यों किया, दैट द रीज़न बिहाइंड इज कि रिलायंस सिर्फ पेट्रोलियम में डील नहीं करता है, टाटा सिर्फ ऑटोमोबाइल में डील नहीं करता है। जब आपका बहुत बड़ा प्रोडक्ट पोर्टफोलियो होता है, जब आप अपने टाइटल नेम के साथ ब्रांड बनाना चाहते हो तो आप हर एक प्रोडक्ट के साथ रिलेट नहीं कर सकते हो। तो जनरली आपके प्रोडक्ट जो भी हों उस टाइम पे आप अपने कोनोटेशंस को याद नहीं रखते, बट अगर आपका सिर्फ एक सिंगल प्रोडक्ट है, फॉर एग्जाम्पल यू आर सेलिंग ओनली टूथपेस्ट, तो आपका टूथपेस्ट शुड बी रिलेटेड समथिंग टू टीथ। जब आप उसकी ब्रांडिंग करोगे तो उसकी ब्रांडिंग में आपको टूथपेस्ट दिखना चाहिए। अगर आप क्लोथिंग का एडवर्टीजमेंट करना चाहते हो, अगर आपका क्लोथिंग अपैरल्स के अगर आपकी बिजनेस है तो आपको अपने ब्रांड में शो करना पड़ेगा। ऑब्वियसली अगर आपके बहुत ज़्यादा वेरिंग रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स हैं तो आप एक पर्टिकुलर ब्रांड नेम से उसको शो नहीं कर पाओगे। नेक्स्ट लीगली प्रोटेक्टेबल, जनरली आप अगर आप जब अपना नया ब्रांड बना रहे हो तो आपको सबसे पहले ये चीज़ चेक करना चाहिए कि क्या उस पर्टिकुलर ब्रांड नेम किसी और ने लेके रखा है। अगर किसी और ने लेके रखा तो ऑब्वियसली आप नहीं यूज़ कर सकते हो, बट अगर वो एक नया नाम है, एक नया ब्रांड है, तो आपको उसको प्रोटेक्ट करवाना चाहिए, आपको लीगली उसके ऊपर प्रोटेक्शंस राइट लेना चाहिए, कॉपीराइट्स लेना चाहिए, ताकि आगे जाके उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को कोई और यूज़ नहीं कर पाए। जैसे कि अमूल के साथ हुआ था। अमूल जब हम नाम सुनते तो अमूल से हमें याद आता है दूध, तो जो मिल्क प्रोडक्ट्स होते हैं, जो डेयरी प्रोडक्ट्स होते हैं, उसको हम रिलेट कर सकते हैं अमूल के साथ। बट क्या अमूल सिर्फ डेयरी प्रोडक्ट सेल करता है? ऑब्वियसली नहीं, बिकॉज अमूल के इनरवेयर्स भी आते हैं। तो क्या अमूल के इनरवेयर और अमूल के डेयरी प्रोडक्ट सेम कंपनी के थे? इनिशियली इट वाज नॉट, बट लेटर ऑन देयर वाज सम लीगल प्रोटेक्शंस राइट अगेंस्ट अमूल, जिन्होंने ब्रीफ स्टार्ट करे थे, जिन्होंने इनरवेयर स्टार्ट किया था, उनके ऊपर कंपनी ने केस किया था बिकॉज इट वॉज लीगली प्रोटेक्टेड। नेक्स्ट ब्रांड नेम शुड बी स्टेबल एज इन कि जब आप उसको मंथली आप उसको चेंज नहीं कर पाओ। फॉर एग्जांपल अगर आपने मान लीजिए अपने प्रोडक्ट का नाम, ब्रांड का नाम अगर मॉनसून रखा है, तो जनरली जो आपके रिलेट कर पाएंगे वो ये सोचेंगे मॉनसून मीन्स समथिंग रिलेटेड टू रेनकोट, समथिंग रिलेटेड टू अम्ब्रेला, और ऐसे कुछ प्रोडक्ट आप जो सिर्फ आप मॉनसून में यूज़ करते हो उसी से वो रिलेट हो जाएगा। सो जनरली इस तरीके का परसेप्शन नहीं बनना चाहिए कि वो पर्टिकुलर किसी रीजन को, किसी सीजन को, या किसी जेंडर को, किसी एज ग्रुप को बिलोंग करता है। इट शुड बी वेरी लोकल एंड स्टेबल फॉर एवरीवन। अगर आपको आगे जाके अगर आपको प्रमोट करना है अपने प्रोडक्ट को, अगर दूसरे रीजन्स में लेके आना है, दूसरी कंट्री में लेके जाना है, तो उसके लिए भी उसकी अवेलेबिलिटी होनी चाहिए। नेक्स्ट, द ब्रांड नेम शुड बी यूनिक इन नेचर, इट शुड बी वेरी डिस्टिंक्ट। जनरली हमने बिस्लेरी में बहुत ज़्यादा देखा है कि बिस्लेरी के बहुत सारे लोकल ब्रांड, ऑब्वियसली बिस्लेरी के नहीं, बट बिस्लेरी के कॉम्पिटिटर्स ने बिस्लेरी जैसे ब्रांड्स निकाले हैं जो कि बिलसेरी से आता है, बिलवेरी से आता है। ऐसे कॉमन टर्म्स को चेंज किया जाता है, उसके कलर
कलरिंग सेम रखते हैं, पैकेजिंग सेम रखते हैं, बट ओनली जंबल द अल्फ़ाबेट्स, तो वहाँ पे कुछ यूनिकनेस नहीं है, दे आर जस्ट कॉपिंग इट। तो जब आप अगर अपने पर्टिकुलर ब्रांड को बनाना चाहते हो तो उसके लिए आपको यूनिकनेस का ध्यान रखना पड़ेगा, दैट द प्रोडक्ट नेम, द ब्रांड शुड बी वेरी यूनिक इन नेचर। What are the advantages of making a brand? अगर आपने अपनी कंपनी का एक बहुत बड़ा ब्रांड बना लिया है तो उस ब्रांडिंग से आपको क्या हेल्प होगी। कल जैसे हमने या लास्ट वीडियो में हमने जब पढ़ा था तो उसमें हमने प्रोडक्ट लाइफ साइकिल पढ़ी थी। प्रोडक्ट लाइफ साइकिल का एक स्टेज था ग्रोथ स्टेज। जब आप ग्रोथ स्टेज पे होते हो तब आपका एक ब्रांड नेम बन जाता है। ऑब्वियसली इंट्रोडक्टरी फेज में आप उसको इंट्रोड्यूस करते हो टू द मार्केट की एक नया ब्रांड आया है मार्केट में। जैसे रिसेंट में अगर हम देखें तो टाटा न्यू इज़ अ न्यू ब्रांड, बट टाटा ऑब्वियसली न्यू, अगर से वो न्यू के नाम से लॉन्च करते तो शायद वो इतना फेमस नहीं होता, बट न्यू के आगे लगा है टाटा। टाटा इज ऑलरेडी अ वेरी एस्टैब्लिश्ड ब्रांड। तो टाटा से न्यू को क्या हेल्प और क्या बेनिफिट्स होंगे, और उसको सबसे पहले तो एक ट्रस्ट रिलेशंस बनेंगे उसके साथ, बिकॉज मैनी पीपल इन इंडिया नो, मतलब उनकी एक कनेक्टिविटी है टाटा के साथ। दे पीपल नो अबाउट द टाटा, कि टाटा का कितना बड़ा ब्रांड है, दैट उनके प्रोडक्ट्स को हम ट्रस्ट कर सकते हैं, उनको लॉन्ग लाइफ सर्विसेज होती हैं, उनकी गारंटी अच्छी है, कस्टमर सपोर्ट अच्छा है। तो इसके थ्रू आप न्यू को भी रिलेट कर पाओ कि हाँ, अगर टाटा मोटर्स ने अच्छी सर्विस दी है, अगर टाइटन ने अच्छी सर्विस दी है, तो ऑब्वियसली टाटा न्यू भी अच्छी सर्विस देगा। सिमिलरली उसकी एडवर्टीजमेंट में आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी। जैसे कि न्यू को अगर आपको एडवर्टीज़ करना है तो वो टाटा नाम से बहुत इजीली एडवर्टाइज हो जाएगा, बट अगर हम सिर्फ उसको न्यू नाम से जानते तो शायद इतने इजीली उसको रिलेट नहीं कर पाते। जैसे काफ़ी लोग हैं जो टाइटन को, क्योंकि टाइटन के आगे नाम टाटा का नहीं लगा है, तो बहुत सारे लोग रिलेट नहीं कर पाते कि टाइटन टाटा का ही प्रोडक्ट है। सिमिलरली जो TGI इंसिग्निया है वो भी टाटा का प्रोडक्ट है, बट लोग उसको रिलेट नहीं कर पाते हैं। ताज होटल्स काफ़ी कम लोगों को पता होगा, या कुछ लोगों को शायद नहीं पता होगा कि ताज भी टाटा का प्रोडक्ट है। सो आप जब आपके साथ आपका ब्रांड नेम जुड़ जाता है, जैसे ताज ऑलरेडी खुद में एक ब्रांड है, बट अगर वो ताज टाटा होटल्स के साथ आए या ताज होटल्स बाय टाटा आए तो वो एक और बड़ा वैल्यू बन जाएगी। नेक्स्ट, सप्लाई चेन में बहुत इजी हो जाता है। जब आप मार्केट में डिस्ट्रीब्यूट करने जाओगे, जब आपके सप्लायर, जब आपके एजेंट्स मार्केट में उस प्रोडक्ट को सेल करने जाएंगे, तो ब्रांड नेम से उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को रिलेट कर पाएंगे कि हाँ, इस ब्रांड की मार्केटिंग बहुत ज़्यादा होती है, बहुत ज़्यादा एडवर्टीजमेंट आती है और लोगों से बहुत ज़्यादा डिमांड है। वो सामने से आके बोलते हैं कि हमें कोलगेट का प्रोडक्ट चाहिए, हमें पेप्सोडेंट का प्रोडक्ट चाहिए। रीजन बिहाइंड, बिकॉज दे हैव अ परसीव्ड वैल्यू, दे हैव द ब्रांड नेम विद देम। नेक्स्ट, फैमिलियरिटी विद द प्रोडक्ट। आप उस प्रोडक्ट, पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए फैमिलियर हो जाते हैं। जब बहुत ज़्यादा एडवर्टीजमेंट आती है तो आप न्यूज़ चैनल में देख के, उसको न्यूज़पेपर में पढ़ के, टेलीविजन पे देख के, FM में सुन के बहुत ज़्यादा फैमिलियर हो जाते हो उस प्रोडक्ट के साथ कि ये पर्टिकुलर प्रोडक्ट के फीचर्स क्या हैं, पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए से हमें क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं, उसके प्राइस रेंज क्या है और व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट। लास्टली, द ब्रांड लॉयल्टी। जब आपका एक ब्रांड नेम बन जाता है तो लोग, अगर आपके प्रोडक्ट को बहुत अच्छा लगेगा तो उनके मन में आपके लिए ब्रांड लॉयल्टी बनेगी। जैसे कि एप्पल यूजर्स के लिए, एप्पल के लिए बहुत ज़्यादा ब्रांड लॉयल्टी है, बिकॉज वंस दे यूज एप्पल प्रोडक्ट, मोस्ट ऑफ द एप्पल कंज्यूमर्स आर रिपीट कस्टमर्स, जो कि बार बार फिर रिपीट कस्टमर्स बनते हैं। अगेन, जैसे नया मॉडल आता है एप्पल का तो नया मॉडल खरीदना चाहते हैं। दिस इज नोन एज ब्रांड लॉयल्टी, जहाँ पे आपका कस्टमर स्विच करके बार बार दूसरी कंपनी पे नहीं जाता। जैसे कस्टमर यूजिंग सैमसंग फोन कैन यूज OnePlus फोन, बिकॉज दोनों ही एंड्रॉइड सर्विस आप सप्लाई कर रहे हैं, बट अगर आप एप्पल कस्टमर हैं तो वो सिर्फ iOS सप्लाई कर रहा है। तो इसी ब्रांड वैल्यू से आपकी ब्रांड लॉयल्टी भी बनती है। सो this was all about branding decision. If you like the video, then please click the like button.